बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर नंबर 1 उसको डिस्कस करेंगे अपनी बुक में से। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। 52 ऑनवर्ड हम इन क्वेश्चन को मजीद डिस्कस करने की कोशिश, बल्कि हम लोगों ने बेसिकली ना सॉल्व कर लिए थे। 60 तक कोई क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे देखें, इससे 50 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से ट्रिकी हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन सिंपल थे, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 50 देखें, कहते हैं द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 एंड 7 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होगी। अब इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि यहां पर देखें, इस लाइन के स्लोप की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, इज इक्वल टू। तो मुझे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन चाहिए जिसके स्लोप की वैल्यू 2/7 हो, क्योंकि उसने पैरेलल कहा था। तो मुझे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन चाहिए जिसके स्लोप की वैल्यू 2/7 हो। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो इसके स्लोप की वैल्यू बन रही है हमारे पास 2/7। इसके स्लोप की वैल्यू देखें तो हमारे पास बन रही है 2 लेकिन जहां पर अगर आप लोग देखें तो स्लोप की वैल्यू बन रही है -2/7 और यहां पर स्लोप की वैल्यू बन रही है -2। तो डी ऑप्शन और सी ऑप्शन कैंसिल करते हैं, ये हमारे आंसर नहीं है। ए और सी की तरफ चलें। अब जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो +57 और -57 का है। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट की हेल्प लेनी है। और इस पॉइंट इक्वेशन में अगर x को पुट कर देना है -4, y को पुट कर देना है 7, जिस इक्वेशन का आंसर 0 आ गया वो हमारी करेक्ट आंसर है। अब यहां पर देखें, 2 x की जगह पर -4 -7 इंटू 7 +57 एंड आंसर इज 0। और अगर यहां पर देखें और -57 इसको करें तो आंसर 114। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। ऑल राइट, इतना सही है क्वेश्चन। नेक्स्ट 51 देखें, equation of the line passing through this point perpendicular to the line having slope of this। अब बेटा 50 और 51 में जो डिफरेंस है ना, वो ये है कि 50 में उसने इक्वेशन बता दी और कहते हैं स्लोप खुद फाइंड करो, और यहां पर उसने उस इक्वेशन का स्लोप बता दिया। अब कहते हैं कि मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो कि परपेंडिकुलर हो एक ऐसी इक्वेशन के जिसका स्लोप 3/2 हो। तो हमारी वाली इक्वेशन के जो स्लोप की वैल्यू आनी है वो -2/3। अब सेम मेथड, इस इक्वेशन का देखो, स्लोप की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी। अच्छा, सो हाँ माइनस है, तो यहां पर ये आपने पॉजिटिव करना है जी, बिल्कुल। स्लोप इज -3/2, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा 2/3। अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो इसके स्लोप की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहां पर देखें स्लोप की वैल्यू, यहां पर स्लोप की वैल्यू, और इधर तो हम लोग बी और सी को गुड बाय बोल देंगे। और अब चूज करना है ए एंड डी में से। अब देखिए फर्क है +10 एंड -10, तो इस पॉइंट की हेल्प लेंगे। -4 -6 जाकर पुट करेंगे, 2 इंटू -4 -3 इंटू -6 +10, तो आंसर 20। तो ये आंसर नहीं है। और अगर यहां पर हम इसे -10 कर दें, आंसर 0। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके। अच्छा, जब बेटा दो पॉइंट्स गिवन हो और आप लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो इन दोनों पॉइंट्स, एक मेथड तो ये है कि भैया दोनों पॉइंट्स को जाके इक्वेशन में पुट कर दो। जहां पर दोनों पॉइंट्स किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो आपका करेक्ट आंसर है। पहला ये मेथड है। और दूसरा, भाई स्लोप की वैल्यू फाइंड कर लो। यहां से स्लोप की वैल्यू -1 +3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस इज इक्वल टू 2 ओवर इज इक्वल टू, ये बात क्लियर।
तो अब देखें, एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके स्लोप की वैल्यू 1/7। तो अगर इसको देखें तो स्लोप की वैल्यू 1/, इसको देखें तो भी 1/7, इसको देखें -1/7, और इसके लिए आई होप कि आपको पता है कि ये स्लोप मैं कैसे फाइंड कर लेता हूँ। कैसे फाइंड कर लेता हूँ? m इज इक्वल टू -a/, a से मुराद x का कोफिशिएंट और b से मुराद y का कोफिशिएंट। अब देखें, हम लोगों ने c को और d को रिजेक्ट कर देना है ड्यू टू नेगेटिव साइन, और स्लोप की वैल्यू मुझे चाहिए थी 1/7। अब a और b में से हम लोगों ने सिलेक्शन करनी है। अब कोई भी एक पॉइंट लें और a और b में से सिलेक्शन के लिए आप लोगों ने लिखना है x -7y, x की वैल्यू -5, -7 और y की वैल्यू -3 और -16, एंड आंसर इज 0। अच्छा, और अगर आप इसको +16 कर रहे हैं तो ये 32 आ जाएगा। तो इसको गुड बाय और इसको एक्सेप्ट कर, राइट। अच्छा बेटा, इसी तरह 53 क्वेश्चन बिल्कुल सेम सेम है, आप लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व। फिर कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस इज, कहते हैं इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी। देखो भाई, इसके लिए आप पहले इसके इंटरसेप्ट फाइंड कर लो, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा, दोबारा से जरा रिकॉल कर लेते हैं इस चीज को, कि हम लोगों ने कहा था कि अगर आप लोगों ने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो फार्मूला, और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो इसका फार्मूला। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि c/x इंटरसेप्ट है तो x का कोफिशिएंट, और c/y इंटरसेप्ट है तो y का कोफिशिएंट। ये बात याद आ गई। लेकिन मैंने जब ये फार्मूलाज लिखे थे, मैंने कहा था कांस्टेंट इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पर हो, तब मैंने ये फार्मूला लिखा था। लेकिन अगर यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसका साइन चेंज कर दो। कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट को इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके चले जाओ, या फार्मूले का साइन चेंज करो। ऑलराइट। तो अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इस फॉर्मेट में मौजूद है कि कांस्टेंट इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो आप लोगों ने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने का फार्मूला है -c/a। अब यहां पर देखें, इज इक्वल टू माइनस, ये फार्मूले वाला, लेकिन c की वैल्यू -15, तो माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय a की वैल्यू, तो देखिए आपके पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा 3। ऑलराइट। इसी तरह से ये माइनस 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 +15 एंड डिवाइडेड बाय, अब यहां पर देखें 3, तो आपके पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x/3 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास आंसर है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अच्छा, इसी तरह से बेटा ये इंटरसेप्ट फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये अब आप लोगों ने खुद से ट्राई कर लेना है, हो जाएगा आप लोगों से। इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, तो ये भी इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि आप लोग स्लोप की वैल्यू पहले फाइंड कर लिया करें, -y इंटरसेप्ट ओवर x इंटरसेप्ट, तो स्लोप की वैल्यू आ गई 4/3। अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू स्लोप x और प्लस y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट है। अब ये इक्वेशन बन गई है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, लेकिन ये मेरे रिक्वायर्ड आंसर से मैच नहीं कर रही। अब इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़नी है। तो इस 3 को कैंसिल करते हैं, पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये बन जाएगा 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 12। अब इसको जरा रीअरेंज कर लें, तो आपके पास आंसर आएगा 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू, ऑलराइट। अच्छा, इसी तरह से the equation of the line making an intercept of 2 and 6 on the axis respectively, तो मतलब उसने x intercept and y intercept, तो ये आप क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ये फाइंड हो सकता है, कोई मुश्किल चीज नहीं है ये आप लोगों के लिए। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, ये भी हो सकता है 61 to 66। अच्छा, इसको जरा डिस्कस करते हैं
कहते हैं द कंपनी ऑलवेज मेक्स एग्जैक्टली एज मेनी यूनिट्स एज इट सेल्स, मतलब जितने यूनिट्स उसने बनाए हैं ना उतनी यूनिट सेल हो जाते, फिर मतलब उसके स्टॉक में कोई चीज नहीं आती, कोई चीज शाम को बची हुई नहीं होती उसके पास। फिर कहते हैं इट्स फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज यार इन एडिशन, मतलब इस फिक्स्ड कॉस्ट के अलावा उसको 3 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। एंड ईच यूनिट, और ये उसकी सेलिंग प्राइस रेवेन्यू पर यूनिट है। कहते हैं टोटल रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा, तो 8.50x उसका टोटल रेवेन्यू वहां जाना है। अब रेवेन्यू फंक्शन देखें, ये बेटा 8.50 ये रेवेन्यू फंक्शन नहीं है, ये तो सेलिंग प्राइस है। टोटल रेवेन्यू कैसे आता है, जब सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स हो, और हम लोग नंबर ऑफ यूनिट को किससे डिनोट करते हैं, तो एक्स से मल्टीप्लाई करवा दो सेलिंग प्राइस को, राइट। इसी तरह देखो टोटल कॉस्ट फंक्शन, तो कॉस्ट फंक्शन के लिए वेरिएबल कॉस्ट 3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट 5500 एंड आंसर इज, ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट देखिए प्रॉफिट फंक्शन, तो बेटा रेवेन्यू फंक्शन में से प्रो कॉस्ट फंक्शन माइनस कर दो, 8.5x में से माइनस किया 3x, बाकी 5.5x माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होती है, प्रॉफिट फंक्शन में फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होती है, माइनस 5500 एंड आंसर इज 3। अच्छा इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, अगर आप लोगों को याद हो। तो बेटा टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पहले फाइंड करोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो कैसे आ जाएगी, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 8.5 माइनस 3 इज इक्वल टू 5.5। अब ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन है, टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए मल्टीप्लाइड बाय माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। देखो ये प्रॉफिट फंक्शन बन गया आपके पास। ऑल राइट आप टोटल रेवेन्यू 8.50x माइनस टोटल कॉस्ट 3x माइनस 5500 करके सॉल्व करें, या टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके सॉल्व करें, प्रॉफिट सेम ही है। ये उस टाइम जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये उस टाइम पे ये बात बताई थी आप लोगों को। टोटल कंट्रीब्यूशन, हाँ हाँ जी हाँ बिल्कुल, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या था कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो टोटल रेवेन्यू 8.5x और टोटल कॉस्ट मतलब ये टोटल वेरिएबल 3x, तो 8.5x माइनस 3x इज इक्वल टू 5.5x, राइट। अच्छा फिर कहते हैं एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट एंड सेल्स फॉर द कंपनी विल बी एट इट्स ब्रेक इवन, तो बेटा ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5500 फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 1000। ऑल राइट नेक्स्ट देखो एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट एंड सेल्स पर ईयर विल द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीस 8250। अब देखो आपने ये प्रॉफिट फंक्शन फाइंड किया भी, बेटा इधर P की जगह पर 8250 पुट कर दो, 8250 is equal to 5.5x minus 5500, then the number of units are 2500, option A। क्लियर। एट व्हाट लेवल ऑफ लॉस है यहाँ पर 825, तो बेटा सिंपली क्या करना है, यहां पर माइनस 825 और बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम 850। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। ओके ब्रेक इवन पॉइंट के लिए प्रॉफिट को 0 कर देते हैं, अगर प्रॉफिट की वैल्यू बता रहा है तो वही पुट कर दो, लॉस बता रहा है तो नेगेटिव टर्म में जाके पुट कर दो, तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट 67 से 70 क्वेश्चन तक देखिए कॉस्ट फंक्शन यहां पर गिवन है एंड द प्राइस फंक्शन इज दिस,
बेटा प्राइस फंक्शन से मुराद होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये रेवेन्यू फंक्शन नहीं है, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो रेवेन्यू के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तब जाके आपका रेवेन्यू आना है। तो इस प्राइस फंक्शन से टोटल रेवेन्यू फंक्शन क्या बन जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। तो जैसे ही नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो रेवेन्यू फंक्शन क्या बन गया, 5x² प्लस, ये बात क्लियर। अच्छा अब यहां पे देखें बेटा, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है, और जहां तक कोई वेरिएबल यूज हो रहा हो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके है ये बात। अच्छा अब आपसे क्या पूछ रहा है, कहते वेरिएबल कॉस्ट, बेटा ये पर यूनिट पूछा है, जबकि ये क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो पर यूनिट फाइंड करना हो तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ऐसे ही है ना। अच्छा यहां पे एक बात देखो, आप लोगों ने कहा था टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय, ऐसा था। अच्छा बेटा अब अगर मैंने ये चीज फाइंड करनी है तो फिर मैं कह सकता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यही काम आपने करना है, 5x² प्लस 9x डिवाइडेड बाय x। अब इसको सॉल्व कर लो। तो बेटा 5x² के साथ अलग से x ने डिवाइड होना है और 9x डिवाइडेड बाय x अलग से होना है। तो जब इधर डिवाइड होगा तो इसकी पावर एक कम हो जाएगी, 5x आ जाएगा, 5x प्लस ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे 9। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपके पास क्या आ जाएगी, ऑलराइट क्लियर है ये बात। अच्छा नेक्स्ट देखो, कहते हैं कॉस्ट पर यूनिट। अब देखें कॉस्ट पर यूनिट है, आपके पास उसने टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं कहा। तो बेटा जब कॉस्ट पर यूनिट है तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो। तो फिर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, मतलब कि आप इस सारे फंक्शन को अब डिवाइडेड बाय एक्स कर दो। अब जब इसको डिवाइडेड बाय एक्स करेंगे तो बेटा हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ एक्स अलग अलग डिवाइड होता है इस तरह। अब देखिए इधर बात करें ना तो एक्स की एक पावर कम हो जाएगी, x² था तो सिर्फ x बच जाएगा। यहां पे बात करें तो x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, तो इसके पास तो x है ही नहीं, तो ये डिनोमिनेटर में x को एज इट इज रहने देगा। ओके तो देखो फंक्शन क्या बन जाएगा, 5x प्लस 9 प्लस 3000 डिवाइडेड बाय x p p, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब आपसे पूछ रहे प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा, भाई वही सिंपल सी बात, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब देखिए मेरे पास रेवेन्यू का फंक्शन क्या था, ये देखिए ये रेवेन्यू का फंक्शन है। इस रेवेन्यू के फंक्शंस में से ये देखें 5x² प्लस, इसमें से माइनस कर देना है किसको, टोटल कॉस्ट का, कॉस्ट टोटल फॉर्म में मौजूद है। क्या लिखूंगा यहां पे जरा बोले, 5x² माइनस 9x, शाबाश। स्टार्ट में नेगेटिव साइन की वजह से कॉस्ट फंक्शन अपने साइंस चेंज कर देंगे, -9x एंड माइनस। अब अगर आप लोग गौर करें तो बेटा -5x के साथ +5x² कैंसल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाता है, 12x माइनस 9x इज इक्वल टू 3x। ये इसका प्रॉफिट फंक्शन है, 3x माइनस 3000। ओके इजी है ना, वेरी इजी। व्हाट इज ब्रेक इवन क्वांटिटी, तो अब जब प्रॉफिट फंक्शन आ गया है तो ब्रेक इवन क्वांटिटी इजीली फाइंड हो सकती है, इस प्रॉफिट फंक्शन को इज इक्वल टू 0 कर दो तो ब्रेक इवन क्वांटिटी आ जाएगा। अदरवाइज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट।
तब भी ब्रेक इवन क्वांटिटी, लेकिन वो थोड़ा सा अब डिफिकल्ट हो सकता था। अब जब प्रॉफिट फंक्शन है बड़ा, तो आप लोग 3x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ब्रेक इवन क्वांटिटी आपके पास क्या आ गई, 1000। तो यहां पर 1000 को आप टिक कर देते। एनी इशू? अच्छा, 71, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स इज रुपीज 400, कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स इज 700, फाइंड द लीनियर इक्वेशन रिलेटिंग टू सी एंड क्यू। सर बेटा सी से मुराद कॉस्ट एंड क्यू से मुराद क्वांटिटी। मतलब वहां पर हम लोग y कहते थे, इन्होंने c कह दिया। वहां पे हम लोग x कहते थे, इन्होंने q कह दिया। मतलब जहां पे हम लोग y यूज करते थे वहां पे c, जहां पे x यूज करते थे वहां पे q लगा दो। और इसके लिए जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल्स बनाई थी, जैसे 400 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 700 इज इक्वल टू 20x प्लस वाई। तो यहां से वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट आप लोगों ने सॉल्व फाइंड कर लेनी थी, और आपके पास आंसर आ जाना था 30 प्लस 1, 30 वेरिएबल कॉस्ट एंड 100 फिक्स्ड कॉस्ट। ऑल राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा ये वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही थे, आप लोग इनको सॉल्व कर सकते थे। कोई इशू हो जाएगा? अच्छा, ये ब्रेक इवन पॉइंट, फिर प्रॉफिट बता दिया गया, यहाँ पे लॉस बता दिया गया। तो ऊपर आपने प्रॉफिट फंक्शन फाइंड किया है, तो उसी को ही आगे लेके चलते जाना था आप लोगों ने। और ये 78 बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, उसके मुताबिक इसको सॉल्व कर लेना था। 79 भी बिल्कुल वैसा ही था। 80 से 82 की बात करें तो ये कॉस्ट फंक्शन गिवन, इसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2.5, फिक्स्ड कॉस्ट 550, सेलिंग प्राइस 3.6, मिनिमम नंबर पर सोल्ड डेली टू इंश्योर नो लॉस, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। तो बेटा ये देखो 550 डिवाइडेड बाय 3.6 माइनस 2.5 इज इक्वल टू, ओके। इसी तरह बाकी अब कहता है, अब कहता है सेलिंग प्राइस को अगर 15 पैसा से इंक्रीज करें, 15 रुपीज से नहीं, पैसे से। पहले क्या थी, 3 रुपीज 60 पैसा, 3.6 रुपीज से मुराद है, पहले सेलिंग प्राइस क्या थी, 3 रुपीज 60 पैसा। अब 15 पैसा से इंक्रीज करो तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 3.75, तो 18.6 नहीं बन जाएगी। ओके। अच्छा, अब क्या करना है, व्हाट वुड बी द ब्रेक इवन पॉइंट। तो फिर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा भाई, बाकी चीजें तो आप लोग सेम रखोगे ना, सिर्फ इतना फर्क आ जाना है। तो देखिए आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 550 अपॉन 3.75 माइनस 2.5 इज इक्वल टू, तो फिर 440 हो जाएगा। तो यहां से एक बात समझ आई कि सेलिंग प्राइस के इंक्रीज करने से ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है कि देखें हर ऑल अदर फैक्टर रिमेन सेम। सेलिंग प्राइस 3.6 थी, तो ब्रेक इवन पॉइंट 500। सेल प्राइस को इंक्रीज किया तो ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज हो गया। ये बात क्लियर, ये अपने पास नोट कर लें। इसी तरह बेटा अगर वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज होता, सपोज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करते, तो ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हो जाता। कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप, जबकि रेवेन्यू और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है। फिक्स कॉस्ट वो भी कॉस्ट है सेम, के डायरेक्ट रिलेशनशिप है, चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे फिक्स्ड कॉस्ट हो, सेम रिलेशनशिप है। अच्छा जी, ये आपके एमसीक्यूज में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपसे कहा जाता है और कोई डाटा वगैरह नहीं प्रोवाइड किया जाता, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड देन द ब्रेक इवन पॉइंट वुड बी, तो आपने क्या देना है, डिक्रीज, इनवर्स रिलेशनशिप बताना है।
लेकिन अगर वो चेंज लेकर आए कॉस्ट में, चाहे वेरिएबल कॉस्ट में चाहे फिक्स्ड कॉस्ट में, अगर वो कॉस्ट को इंक्रीज करे तो ब्रेक इवन पॉइंट को इंक्रीज कर देना, अगर वो डिक्रीज करे तो ब्रेक इवन पॉइंट को डिक्रीज कर देना। वो डायरेक्ट रिलेशनशिप के साथ होती है। अच्छा बेटा, बाकी ये जो क्वेश्चन थे ना, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन थे जो हो सकते थे, लेकिन इसमें अब जैसे 83 देखें, कहते हैं कांस्टेंट प्राइस जो हमारे पास मौजूद है ₹10 पर कॉपी है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है 20,000 रुपीज की पर डे, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ₹8 पर कॉपी। देखो 10 रुपीज बेटा सेलिंग प्राइस है, 8 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है, 20,000 फिक्स। अच्छा आपसे क्या कहता है, कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पर इफेक्ट क्या होगा, मतलब बेटा ब्रेक इवन पॉइंट नहीं बताना, चेंज इन ब्रेक इवन पॉइंट बताना है। कब? जब वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर दोगे, पहले 8.8 थी, अब तो बेटा ये तो समझ आ गया ना कि इंक्रीज होगा, तो डिक्रीज वाला ऑप्शन तो खत्म, लेकिन नो चेंज वाला भी खत्म, कि चेंज तो जरूर होता है। अब ये नहीं पता कि यार इंक्रीज कितनी वैल्यू से होगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपने क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस में कोई चेंज, पहले वेरिएबल कॉस्ट को रख दो 8, तो ब्रेक इवन पॉइंट 10,000, फिर वेरिएबल कॉस्ट को कर दो चेंज 16,000, तो फिर कितने थाउजेंड का इंक्रीज है, ये क्वेश्चन था। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है 84 के ऊपर, 85 के ऊपर, सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अप्लाई। अब यहां पर 85 में यही ट्विस्ट था, प्राइस है 1500 माइनस 3x, तो बेटा इसका जो टोटल रेवेन्यू आना है ना, वो 1500x माइनस 3x स्क्वायर होना है। अब आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, ये आप लोगों का टोटल रेवेन्यू इधर आना था। और इसी तरह से जैसे कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट, टोटल कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन, बेटा टोटल कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स। देखें, क्या मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट? क्या इस बात से एग्री करते हैं? ओके, तो बेटा मैं कह रहा हूं ब्रेक इवन पॉइंट है तो प्रॉफिट की क्या वैल्यू होगी, तो जब प्रॉफिट 0 होगा तो क्या मैं इसको यूं लिख लूं? तो किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, आपने देखना था आपका फिक्स्ड कॉस्ट क्या आ रही है, ये दोनों ही फिक्स्ड कॉस्ट थी 288,000, तो यहां पर 288,000 आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट ये है। ऑल राइट। अच्छा बेटा, बाकी बाकी तमाम क्वेश्चन में बस इसी तरह का ही कुछ चेंज वगैरह था, ऐसा कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं थी। अब जब इसमें कहा गया ब्रेक इवन पॉइंट, तो देखो कॉस्ट फंक्शन है बेटा, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस है। अच्छा अब इधर एक थोड़ा सा चेंज, ईच ब्रेड इज पुट टू अ स्पेशल लेवी ऑफ 10% फॉर अर्थक्वेक विक्टिम, ईच ब्रेड इज सोल्ड फॉर ₹6। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि डोनेट 1 रुपी, मतलब पेप्सी का कोई ऐड आ जाए कि एक पेप्सी परचेज करने पर ₹1 हम लोग डोनेट करेंगे। इस तरह की डोनेशन वगैरह चलती रहती हैं ब्रांड्स। KFC ने कह दिया कि अगर हमारा एक बर्गर सेल होगा तो पर बर्गर हम लोग ₹10 ये फ्लड वाले एरियाज में हम लोग देंगे, इस किस्म की। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारी वैसे तो ब्रेड की कॉस्ट है 3.5 रुपीज, एक ब्रेड की कॉस्ट है, लेकिन अब इसके ऊपर ना एक किस्म का कोई टैक्स वगैरह अप्लाई हो गया 10 पैसा, तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? जो पहले चीज मुझे ₹3.50 में मिल रही थी, वो अब ₹3.60 में मिल जाएगी। लेकिन बेटा सेलिंग प्राइस को चेंज नहीं करना, तो फिर ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, ये देखें, इसको करना था फिक्स्ड कॉस्ट 12,000 डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस 3.5 नहीं करना था, तो मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया है 5,000। ये इसका आंसर है। ऑल राइट बेटा, पहले आप 3.5 रुपीज पर ब्रेड एक्सपेंस कर रहे थे,
और 10 पैसा भी पर ब्रेड एक किस्म का टैक्स आपके ऊपर लग गया है। तो वही एक ब्रेड जो पहले आपको 3 रुपए 50 पैसे में मिलती थी, वो अब आपको 3 रुपए 60 पैसे की मिल रही है, जबकि आपने अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं करना, सेल प्राइस सेम रखनी है। क्लियर? अच्छा, इसी तरह से अच्छा कहता है द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 60 पैसा पर ब्रेड, व्हाट वुड बी द ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो इफेक्ट नहीं पूछा, अब कहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, कब, जब कहता है कि सेल प्राइस को 60 पैसा इंक्रीज कर दें। ये देखो, पहले जो 6 रुपीज थी, अब वो इंक्रीज के बाद कितने की हो जाएगी, 6.6 की हो जाएगी, इज इक्वल टू 4000। ऑल राइट, तो ये आपने इसको टिक कर देना है। टैक्स अप्लाई करवाना है क्योंकि आपके क्वेश्चन का पार्ट है। ये नहीं है कि आपने 60 पैसा इंक्रीज किया और फिर टैक्स नहीं अप्लाई करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने वेरिएबल कॉस्ट को 3.6 कंसीडर करना है, और फर्स्ट क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस को 6 और सेकंड क्वेश्चन में सेल प्राइस को 6.6 कंसीडर कर देना है। बाकी क्वेश्चन आप लोगों से इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।